गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इन द डिज़ाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कि हम कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर कैसे करेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग में। अब इसमें आता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट while maintaining or moving product quality, performance, and customer satisfaction. It involves strategic planning, material selection, process improvement, and resource management throughout the product life cycle. अब इसमें किस तरह हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में हम काम करेंगे, किस तरह से प्रोडक्ट की कॉस्ट को हमें कम करना है, घटाना बहुत नहीं है पर कम जितना ज़्यादा मतलब हम कर सके विदाउट उसकी क्वालिटी को कम किए और परफॉर्मेंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन ताकि ये बेहतर रहे और कॉस्ट हम उसमें कम इन्वॉल्व करें। इसके बाद आता है ये कैसे होगा, हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होगी और मटेरियल सिलेक्शन, हमारा एडुकेट मटेरियल सिलेक्शन होना होगा, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट होना होगा कि अच्छी प्रोसेस परफेक्ट प्रोसेस होगी तो हमें बार बार उसे हमारे रिडक्शन होगा टाइम का और एज वेल एज मटेरियल वेस्टेज का। एंड रिसोर्स मैनेजमेंट थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और हमें रिसोर्स को मैनेज करना है थ्रू आउट प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है। अब इसकी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेटजीज फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसमें आता है डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी, डिजाइनिंग प्रोडक्ट इन अ वे दैट सिंप्लीफाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिड्यूस कॉस्ट एंड मिनिमाइज एरर। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक तरीका है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सिंपल बनाना, कॉस्ट को कम करना और एरर को भी कम करना। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, स्टैंडर्डाइजेशन, यूज स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स टू रिड्यूस इन्वेंट्री एंड प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। हम स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट यूज करेंगे ताकि इन्वेंट्री कम हो और जो है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कम हो। फिर इसके बाद होता है सिंप्लीफाइड डिज़ाइन, मिनिमाइज द कॉम्प्लेक्सिटी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पार्ट्स एंड असेंबली स्टेप्स। अब हमारा डिज़ाइन सिंपल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो पार्ट्स हैं वो उन्हें असेंबल करना आसान होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है टॉलरेंस ऑप्टिमाइजेशन, अवॉइड ओवरली टाइट टॉलरेंस अनलेस रिक्वायर्ड एज दीज इंक्रीज मशीनिंग एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट। अब टॉलरेंस का भी ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है ताकि जो है हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा बहुत एकदम फिट का ना हो कि हल्का सा जो हमारी रिक्वायर्ड है कि वो फिर हमारी मशीनिंग में और इंस्पेक्शन में वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर वो ज़्यादा टॉलरेंस का हुआ तो। जब रिक्वायर्ड हो तो उतना ही करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल सिलेक्शन। अब मटेरियल सिलेक्शन क्या होता है, ऑप्टिमल मटेरियल यूज, सेलेक्ट मटेरियल दैट प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस बिटवीन कॉस्ट, परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी। मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब कॉस्ट कम में भी आ जाए, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे और उपलब्ध ही हो। फिर आते हैं रिसाइक्लेबल मटेरियल। रिसाइक्लेबल मटेरियल है इनकॉर्पोरेट मटेरियल दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकिल टू सेव कॉस्ट्स इन द लॉन्ग टर्म। ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो लॉन्ग रन में हमारी कॉस्ट को सेव करे। मटेरियल अगर रिसाइकिल होगा तो उसकी कॉस्ट निकल जाएगी, लाइक मेटल की कॉस्ट निकल जाएगी, तो ये हमें आगे फ्यूचर में लाइक एक कंपनी को बहुत कम कॉस्ट करेगा। एंड इसके बाद आता है लोकल सोर्सिंग, यूज लोकली अवेलेबल मटेरियल टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट कॉस्ट। अब अगर वो आसानी से हमें मिल जाएगा या अपनी नहीं बगल की आसपास की कंट्रीज में मिल जाएगा तो इंपोर्ट करना आसान होगा और ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। फिर आते हैं प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पे। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में हम बात करेंगे, सबसे पहले है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में है कि इम्प्लीमेंटेड implement automated system to improve efficiency and reduce labor cost। ऑटोमेशन में क्या है कि ऑटोमेटिक सिस्टम अगर हमारा रहेगा तो वो एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, लेबर कॉस्ट कम करेगा। फिर इसके बाद आता है लीन मैन्युफैक्चरिंग, यूज लीन प्रिंसिपल टू एलिमिनेट वेस्ट इन प्रोसेस इंक्लूडिंग ओवर प्रोडक्शन, डिफेक्ट एंड आइडल टाइम। लीन मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करके हम जो वेस्टेज है उसे एलिमिनेट करेंगे प्रोसेस में और ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, डिफेक्ट्स कम होंगे और आइडियल टाइम जो मशीनरी लाइक अभी नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो जो आइडियल टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। फिर इसके बाद आता है कि एनर्जी एफिशिएंसी, और एनर्जी का एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड प्रोसेस। अब हमारा इस तरह का हम
प्रोसेस में ये हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है कि एनर्जी कंजप्शन कम हो और हमारे जो एफिशिएंट इक्विपमेंट हों और जो इक्विपमेंट हम बना रहे हैं वो भी एनर्जी एफिशिएंट हों ताकि वो कम से कम एनर्जी जो है उसे चाहिए हो। फिर आते हैं बैच साइज ऑप्टिमाइजेशन, प्रोड्यूस इन इकोनॉमिकली वायबल बैचेस साइज टू बैलेंस सेटअप कॉस्ट एंड इन्वेंट्री होल्डिंग। अब बैच साइज भी ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है ताकि जो है हमारे जो अगर बैचेस साइज लार्ज होंगे तो फिर हमारी उसके साथ साथ जो है सेटअप कॉस्ट भी बढ़ेगी, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ये सब बढ़ेगी। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। रैपिड prototyping use technologies like 3D printing to quickly cost effective टेस्ट डिज़ाइन स्ट्रेटजी। रैपिड प्रोटोटाइपिंग में हम क्या करेंगे कि हमारे पास ऐसी मशीनरी होगी लाइक वो ऑन डिमांड हमने तुरंत ही अपने प्रोडक्ट को बना लिया एक दिन के अंदर में। फिर आता है सिमुलेशन टूल, क्या एम्प्लॉय डिजिटल टूल टू सिमुलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज बिफोर प्रोडक्शन बिगिंस। अब क्या है कि हमारा सिमुलेशन टूल ये है कि हमारे वो उससे हम क्या करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम एक बार पहले सिमुलेट कर लेंगे चीज़ें कि हाँ किस तरह से होगी ताकि हमारा कॉस्ट सेविंग हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले ही हम उसे पकड़ में आ जाएगी उससे। इसके बाद आता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या है, सप्लायर का कोलेबोरेशन, वर्क विद द सप्लायर टू नेगोशिएट बेटर रेट्स एंड इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ मटेरियल। सप्लायर कोलेबोरेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो है जो हमें कम रेट पे और टाइमली डिलीवरी करानी मटेरियल की, ऐसा ना हो रेट तो कम हो गया लेकिन हमारा प्रोडक्ट बहुत बाद में डिलीवर करता हो। फिर इसके बाद आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम अडॉप्ट करते हैं ये प्रिंसिपल जैसे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम टू रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट, ताकि इन्वेंट्री में लंबे समय तक उसे रखना ना पड़े कि जैसे रिक्वायर्ड है फिर वो प्रोडक्ट हमारा आया एंड वो चला गया। लाइक इसके लिए छोटी इन्वेंट्री, अगर जैसे होता है कि प्रोडक्ट आ रहा है एक महीने रखा हुआ है तो फिर प्रोडक्शन कंटिन्यूस हो रहा है तो इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत आ जाएगी हमारी कि प्रोडक्ट रखा हुआ है फिर उसकी भी वैल्यू नहीं निकल पाएगी उतनी जल्दी। फिर आते हैं लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रीमलाइन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज प्रोसेस टू लोअर शिपिंग एंड वेयर हाउसिंग एक्सपेंसिव। लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन होगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा, फिर स्टोरेज प्रोसेस कम होगी और शिपिंग चार्जेस कम होंगे, फिर वेयर हाउसेस के एक्सपेंस भी कम होंगे। फिर आते हैं वर्क फोर एफिशिएंसी। वर्क फोर एफिशिएंसी क्या है कि ट्रेनिंग में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस मिस्टेक। अब लोगों की ट्रेनिंग होगी तब ही वो एफिशिएंटली काम करेंगे ताकि जो गलतियां कम करेंगे। और ये लाइक ऑर्गेनाइजेशन में बार बार टाइम टू टाइम ये हर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग होती रहती है। फिर आते हैं वर्क फोर यूटिलाइजेशन, शेड्यूल शिफ्ट टू ऑप्टिमाइज लेबर यूसेज एंड अवॉइड ओवर टाइम। अब वर्क फोर्स का सही यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है ताकि जो लेबर की जो शिफ्ट है वो शेड्यूल वाइज काम कराएं और फिर ओवर टाइम लाइक जो कंपनी को कॉस्ट आएगी वो ना हो। फिर आते हैं फिर नेक्स्ट आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस से मतलब कि राइट फर्स्ट टाइम इंश्योर हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग टू रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विद डिफेक्ट रीवर्क्स एंड रिटर्न। अब अगर हमारा पहली बार में ही हम लाइक हमारा सही प्रोडक्ट बन जाता है तो ऑब्वियस बात है कॉस्ट कम आएगी, डिफेक्ट्स उसमें कम से कम होने के चांसेस है, दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा या फिर वो प्रोडक्ट हम मार्केट में जाएगा तो वो कस्टमर के एंड से वापस नहीं आएगा। तो वो लाइक कस्टमर को पहली बार में पसंद आ जाएगा, सही प्रोडक्ट रहेगा तो कस्टमर उसे रिटर्न नहीं करेगा। फिर आते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मेंटेन मशीनरी टू अवॉइड कॉस्टली ब्रेक डाउन एंड प्रोडक्शन डिले। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम इसलिए कराते हैं कि हमारी जो मशीनरी है उसकी लाइक वो जो ब्रेक डाउन के कारण जो कॉस्ट आती है वो ना आए, मतलब गड़बड़ी होने से पहले ही उसकी एक बार मेंटेनेंस हो जाती है कि वो प्रॉब्लम अराइज ही ना हो। और अगर मशीनरी हमारी ख़राब हो जाएगी तो हमारा प्रोडक्शन का डिले होगा, फिर एम्प्लॉय भी बैठे रहेंगे कि अब मशीनरी सही हो, फिर उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी तो ये पूरा प्रोसेस को डिले कर सकता है। फिर इसके बाद आता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लाइक सिक्स सिग्मा टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट इनएफिशिएंसीज। अब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है ताकि हम इसमें इम्प्लीमेंट मतलब क्वालिटी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, या जैसे कि ये होगा हमारा सिक्स सिग्मा का यूज़ करते हैं तो ताकि हमारा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो और इनएफिशिएंसीज को हम हटाएं इसमें से। फिर इसके बाद आते हैं
टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, यूज टेक्नोलॉजीज लाइक कैड हो गया, कैम हो गया, रोबोटिक्स हो गया या इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव प्रिसीजन एंड रिड्यूस कॉस्ट। अब इसमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक जैसे ये हमने बताया, इसका हम यूज़ करके हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। फिर आता है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, यूज इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी सेंसर टू प्रिडिक्ट मशीनरी फेलियर एंड रिड्यूस डाउनग्रेड कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो मशीनरी है आईओटी का इस्तेमाल करके हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मशीनरी का लाइक इतनी लाइफ है, ये फेलियर उसके जो प्रीवियस डेटा के बेसिस पर ही ये प्रोडिक्शन होगी। एंड इसके बाद आता है फिर हमारा जो डाउन टाइम होगा कि मतलब मशीन बंद है कितनी देर, या फिर उसको लाइक जैसे कुछ मशीनरी हीटअप हो जाती है तो उसको उतना टाइम दिया जाता है, तो वो हमारी ये चीज़ हमें पहले से प्रिडिक्ट हो जाएगी, तो उस हिसाब से हमें उतनी मशीन एम्प्लॉयड करनी पड़ेगी ताकि हमारा कंटिन्यूस वर्क चलता रहे। फिर आता है डिजिटल ट्विन, क्रिएट वर्चुअल मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम टू टेस्ट कॉस्ट सेविंग सिनेरियो। अब आते हैं हम वर्चुअल मॉडल्स का मतलब उसे बना कर ताकि उसे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को टेस्ट करते हैं ताकि कॉस्ट हमारी बच सके। फिर आते हैं हमारे लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस। फिर आते इसमें है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, टीसीओ भी जिसे कहते हैं, इवेलुएट द टोटल कॉस्ट ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग मेंटेनेंस एंड डिस्पोजल में जो यूज़ होता है उसको इवेलुएट करते हैं हम, जो पूरी प्रोडक्ट की हमारी मतलब इनिशियल से लेके एंड तक आती है। फिर आते हैं सस्टेनेबिलिटी, डिज़ाइन फॉर सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूस कॉस्ट रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल कंप्लायंस। अब जो सस्टेनेबिलिटी है इसमें हम इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि उसकी कॉस्ट कम हो और वो वेस्ट कम हो और एनवायरमेंटल जो रेगुलेशंस है उसके अंडर में रहे। फिर आते हैं स्टेप्स। अब स्टेप्स क्या होंगे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के, डिफाइन कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन किया, इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई टारगेट कॉस्ट सेविंग्स एंड अलाइन देम विद ओवरऑल बिजनेस गोल्स। इसमें आइडेंटिफाई हम टारगेट करेंगे कि अच्छा हमें इस पे कॉस्ट सेविंग करनी है या ये हमारा बिजनेस गोल ये है। एंड फिर इसके बाद आता है कि एनालाइज एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अब जो प्रोसेस है उसे तो हटा नहीं सकते, उसे एनालाइज करेंगे, फिर उसका कॉस्ट डाउन परफॉर्म करेंगे, मतलब ब्रेक डाउन कि परफॉर्म अ कॉस्ट ब्रेक डाउन टू आइडेंटिफाई हाई कॉस्ट एरियाज इन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब उसको अलग अलग को हम लाइक चेक करें कि अच्छा इसमें ज़्यादा, इसमें इतनी कॉस्ट है, इसमें इतनी, इसने उसमें आइडेंटिफाई करें कि इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा है। फिर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। अब जो हमने कॉस्ट पहचानने के बाद हम अल्टरनेटिव ढूंढें कि अच्छा इसका भी क्या और क्या रिप्लेस हो सकता है कि जिससे ये और कम पैसे में ही यही क्वालिटी हमें दे या यही चीज़ बन जाए। एक्सप्लोर अल्टरनेटिव मटेरियल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज दैट रिड्यूस कॉस्ट। फिर आते हैं इवेलुएट ट्रेड ऑफ, एक्सेस द ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट सेविंग, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। अब इसमें इवेलुएशन ये भी करना जरूरी है कि कॉस्ट कम हो रही है तो प्रोडक्ट क्वालिटी पे असर तो नहीं पड़ रहा है, परफॉर्मेंस पे तो असर नहीं पड़ रहा है, या परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर कॉस्ट क्या होगी, प्रोडक्ट क्वालिटी। तो इन तीनों का हमें लाइक हम कंपैरिजन करके कि एक पे अगर एक चीज़ को हम अगर जैसे एक पॉइंट को मूव करते हैं तो बाकियों पे क्या असर पड़ेगा। फिर इसके बाद आते हैं इम्प्लीमेंट चेंजेस, इंट्रोड्यूस प्रोसेस और डिज़ाइन मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन एनालिसिस। अब हम इसके बाद ये टेस्ट करने के बाद हम उसको चेंजेस को इंट्रोड्यूस करेंगे कि अपनी एनालिसिस के बेसिस पे जो हमने डिज़ाइन प्रीवियस एनालिसिस की कि अच्छा ये महंगा पार्ट है, इसे बदलने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद हमने अब चेंज कर दिया, अब इसके बाद उसको फिर से हम मॉनिटर करेंगे, continuously track cost and performance metric and adjust strategies as needed। अब उसको क्या करेंगे, हमने अपना नया लाइक उस सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई किया, अब उसको हम मॉनिटर करेंगे कि अभी भी सारी चीज़ सेम चल रही है, इसके बाद अगर ऐसा है कि सारी चीज़ परफेक्ट बन रही है, हमारा प्रोडक्ट सही से मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो फिर से उसे और अगर हमें कॉस्ट घटानी तो उसे हम और ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, और ये चीज़ लाइक करते रहेंगे कि एक हमें आता है एक टाइम के बाद कि उससे ज़्यादा नहीं कम हो सकता या फिर ब्रेक इवन से ज़्यादा नहीं कम हो सकता, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल क्या है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के इन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हमारे एग्जाम्पल हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है using high strength steel instead of traditional steel for weight reduction and cost efficiency। अब जैसे हम स्टील में ये होता है ये या सिविल इंजीनियरिंग में HYSD बार यूज़ करते हैं,
एज़ कम्पेयर टू हमारे जो ऑर्डिनरी स्टील होते हैं। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में है कि हम इम्प्लीमेंटिंग सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस असेंबली लाइन एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी। अब जैसे हम सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारी असेंबली लाइन या एक्यूरेसी को जो है मतलब कि ये वाला जो है ये रिड्यूस कर सके। एंड फिर इसके बाद एरोस्पेस पे है कि हम जैसे कार्बन फाइबर है या तो इसको यूज़ करते हैं टू ऑप्टिमाइज फ्यूल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज, मटेरियल का वेस्ट कम होगा। एंड फिर आते हैं बेनिफिट्स पे। बेनिफिट क्या है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के? रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट, लोअर मटेरियल लेबर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो मटेरियल का कॉस्ट कम होगा, लेबर का कॉस्ट कम होगा एंड ऑपरेशनल, ये सब मतलब इसके अंदर आता है प्रोडक्शन कॉस्ट के कि अगर ये कम होगा, ऑपरेशनल कम होगा, मटेरियल कम, तो जो है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ बेसिक कम होगी। अब इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन, अब इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें प्रॉफिट होगा कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। फिर क्या है हायर कॉम्पिटिटिवनेस, एबिलिटी टू ऑफर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी। फिर है कि इसमें हमारे अब अगर प्रोडक्ट एफिशिएंट है, कम और कम कॉस्ट में हम अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हैं तो वो हमारा लाइक हम उसको अपने कॉम्पिटिटर से लाइक कम रेट में और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएंगे, जिससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और कस्टमर लाइक अट्रैक्ट होंगे। तो इससे क्या होगा कि हम कॉम्पिटिटिव प्राइसेस दे पाएंगे और ताकि क्वालिटी भी बनी रहे हमारी साथ में। फिर आते हैं सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूस वेस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सस्टेनेबिलिटी से मतलब है कि अब वो हमारा वेस्ट कम करेगा और उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होंगे। एंड फिर चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस ये आते हैं कि बैलेंसिंग क्वालिटी एंड कॉस्ट, इंश्योरिंग कॉस्ट रिडक्शन टू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट क्वालिटी। अब इसमें कॉस्ट एंड क्वालिटी में बैलेंस करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि क्वालिटी अच्छी तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट घट गई तो क्वालिटी भी घट जाए। तो इसका हमें ध्यान रखना है, इसमें बैलेंस बनाकर चलना होगा। फिर इसके बाद है टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट। टेक्नोलॉजी हाई अपफ्रंट कॉस्ट फॉर ऑटोमेशन और एडवांस टूल। अब अगर हम ऑटोमेशन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी के साथ हमें स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए जो उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट कर सके, और अगर फुल्ली ऑटोमेटेड है तो उसकी कॉस्ट भी उतनी आएगी और ये हमारी लाइक लेबर मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी बढ़ जाएगा क्योंकि उतने सारे लोग फैक्ट्री से निकाल दिए जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है फिर उतने लोग क्या करेंगे, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। फिर इसके बाद आते हैं सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल सप्लायर फॉर कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल। अब अगर हम बाहर वालों पे लाइक डिपेंड रहेंगे तो हमारी सप्लाई चेन में लाइक दिक्कत आएगी कि टाइम से प्रोडक्ट नहीं डिलीवर हो पाया। फिर हमें जैसे आज होना था तो 1 घंटे का डिले भी बहुत होता है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ये देख सकते हैं कि हमारी जो जो है रेडी मिक्स कंक्रीट होती है, जब छत लदना होता है इन सिविल इंजीनियरिंग, हम ये देखते हैं कि इसमें ये होता है कि अगर टाइम से मटेरियल नहीं पहुंचा तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मटेरियल हमारा जो प्लांट से बनकर जाता है अगर वो डिले हुआ रास्ते में तो लाइक फिर उसमें एग्रीगेशन फॉर्म हो सकते हैं, तो ये दिक्कतें उसमें आती हैं। तो इसी के साथ आज का ये आपका लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।